सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क। विराट कोहली का कॉन्फिडेंस और मैदान से पहले प्रैक्टिस पे हार्ड वर्क कौन नहीं जानता है। यू विल ऑलवेज अर्न योर सक्सेस, विराट कोहली सेज, एंड वी ऑल सी वेदर इट इज स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट, सोशल सर्विस या गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंद्र प्रकाश जोशी है, फॉर्मर एजीएम आरबीआई। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 20 प्रश्न और ये इस सीरीज का 11वां वीडियो है। ये प्रश्न मैंने आपको लास्ट टाइम पूछा था। बैंक को 40% जो होता है 40% ऑफ देयर एएनबीसी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर में डालना पड़ता है। ये जो 40% था किस कमेटी की रिकमेंडेशन से बताया गया था? करेक्ट आंसर है इसका KS कृष्णस्वामी कमेटी। उससे पहले जो रिक्वायरमेंट होती थी 33.33% होती थी, 1/3। और प्राइवेट सेक्टर पहली बार कब डिफाइन किए गए? 1972 में। तो ये कृष्णस्वामी कमेटी कब की है? 1972 की। और इस तरीके के डिस्कशन हम रेगुलरली अपनी लाइव क्लासेस में कर रहे हैं। फेज 2 की लाइव क्लासेस भी हो रही हैं और 23 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग से लाइव क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमारे वो एक्सपर्ट जिन्होंने आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम भी निकाले हैं, उसके अलावा और मल्टीपल एग्जाम निकाले हैं, हजारों बच्चों को आज सिलेक्शन करवाने में हेल्प कर चुके हैं। आपको भी अगर पढ़ना है लाइव क्लास में तो प्लीज ज्वाइन कीजिए एग्जाम भी। जो फाइनेंशियल प्रैक्टिस है जिसमें हम रिसोर्सेज जो डेट कॉन्ट्रैक्ट है उनको पूल कर लेते हैं, और रेजिडेंशियल मॉर्टगेज का एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है या पर्सनल लोन का एग्जाम्पल लिया गया है। उनको डेट को पूल करने के बाद उनको सेल करते हैं थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स को सेल करते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास छोटे छोटे डेट है, माना कोई 80 लाख का हाउसिंग लोन है, कोई 100 लाख का हाउसिंग लोन है, 50 लाख का हाउसिंग लोन है, इस तरीके के मॉर्टगेज जो लोन है या पर्सनल लोन है, इनको आपने क्लब कर लिया। तो अगर आपने ऐसे हजारों लोन को क्लब कर लिया, माना उसका कुछ 500 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया, ये जो पोर्टफोलियो बन गया अभी, इसको आपने क्या किया? इसके सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट पोर्टफोलियो आपने सिक्योरिटी क्या होती है? ट्रेडेबल होती है। आपने इसकी सिक्योरिटी बना दी। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटी बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। कोलेटराइजेशन कुछ नहीं होता है। कोलेटराइजेशन मतलब किसी चीज का कोलेटरल बनाना, कैसे होता है हमने तो कभी सुना नहीं। रिकंस्टिट्यूशन जैसा भी कुछ नहीं है इसमें। कॉर्पोरेटाइजेशन किसी चीज को कॉर्पोरेट बनाना, और डीमेटलाइजेशन होता है कोई चीज को डीमेट करना, जैसे कि पहले शेयर्स होते थे फिजिकल फॉर्म में होते थे, उसको डीमेट फॉर्म में बना दिया। सिक्योरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हेल्प करती है रिस्क ट्रांसफर में। और जो सीडीओ एक इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ज़्यादा यूज हुए थे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी, अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे, शिखा मैम ने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है तो आपको और समझ में आएगा। बट सिक्योरिटाइजेशन टर्म तो आपको पता होना चाहिए। बीपीडिया पहले वीकली और मंथली हम दे रहे थे, अब हमने डेली शुरू कर दिया है। डेली बीपीडीए से क्या होगा? आपको डेली डोज है ना, छोटी छोटी डोज लेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। फिर वो वीकली पे रिवीजन होगा, फिर वो मंथली बेसिस पे आपका रिवीजन होगा। आप डेली बीपीडीए पढ़िए, वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। मुझे लगता है थोड़े दिनों तक और हम फ्री कंटेंट दे पाएंगे, क्योंकि ये जो क्वालिटी कंटेंट है इसको आप उतना कंज्यूम नहीं कर रहे हैं जितना हमने सोचा था। शायद इसका कुछ प्राइस रख देंगे तो कंजम्पशन ज्यादा होगा। निम्न में से कौन सा इन्वेस्टमेंट जो है मार्क टू मार्केट नहीं करना पड़ता है बैंक को? मार्क टू मार्केट क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई भी चीज आपने खरीदी है, सपोज गोल्ड आपने खरीदा, गोल्ड का प्राइस घटता बढ़ता रहता है। ऐसे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनका प्राइस भी घटता बढ़ता रहता है, कोई भी सिक्योरिटीज का। तो इन्वेस्टमेंट को क्लासीफाई करना होता है 3 कैटेगरी में: हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, अवेलेबल फॉर सेल, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, HTM कैटेगरी। किसको मार्क टू मार्केट नहीं करना है? इसमें सही आंसर होता है हेल्ड टू मैच्योरिटी, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आप मैच्योरिटी तक रखने वाले हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, या कोई और सिक्योरिटी की भी, जब तक आप मैच्योरिटी तक रखने वाले हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बैंकों के, ये बैंकों की बात हो रही है, तो बैंकों के मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होते हैं, तो आप एंड तक रखने वाले हैं जब तक वो मैच्योर ना हो जाए, तो उसमें कोई मार्क टू मार्केट की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जो आपकी बाकी सिक्योरिटीज है उनमें आपको मार्क टू मार्केट करना है, यानी कि उनका प्राइस घटता है या बढ़ता है तो अकॉर्डिंगली वही प्राइस आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी की वैल्यू इतनी हो गई है। अगर वो अवेलेबल फॉर सेल है, अवेलेबल फॉर सेल मतलब बैंक ने, उसकी इंटेंशन है बैंक की पे ही इसको हम बेच सकते हैं। और अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग का मतलब कि वो तो 90 दिन में बेचने वाला है बैंक, तो उसको अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग की बात करते हैं। एक दिन में भी बेच सकते हैं, आज खरीदी और कल बेच दी, डिपेंडिंग ऑन द कैश रिक्वायरमेंट, जो ट्रेजरी में आपकी कैश है बैंक की, तो उसके हिसाब से खरीदते बेचते रहते हैं।
ये दोनों कैटेगरी में आपको एएफएस और एचटीएफ में मार्क टू मार्केट करना है। मिस्टर नटराजन सुंदर जो हैं वो अपॉइंट किए गए एमडी एंड सीईओ ऑफ एनएआरसीएल। निम्न में से एनआरसीएल के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो आप यहाँ पे पॉज कीजिए वीडियो को, मैं करेक्ट आंसर पे आता हूँ, टाइम बचाते हैं। एनआरसीएल इज इंटेंडेड टू रिजॉल्व स्ट्रेस लोन एसेट अबव 100 करोड़ ईच अमाउंटिंग टू अबाउट 2 लाख करोड़। नहीं, इसमें 100 करोड़ नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कितना है, 500 करोड़, 500 करोड़ तक के एसेट की बात है। और एनआरसीएल क्या है? एक स्पेसिफिक पर्पज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, गवर्नमेंट ने जो सेटअप किया है लार्ज वैल्यू एनपीए को लेने के लिए। लार्ज वैल्यू एनपीए खरीद लेगी ये। आईआरडीसीएल भी एक अनदर कंपनी खड़ी की गई है एनआरसीएल के अलावा, जो एक रिजोल्यूशन कंपनी है। वहाँ पर रिजोल्यूशन होगा, जो एनआरसीएल का बोर्ड है उसमें 9 डायरेक्टर होंगे, और जो स्पॉन्सर बैंक है इसका एनआरसीएल का वो कैनरा बैंक है, लीड कैनरा बैंक कर रहा है, लेकिन टोटल 15 बैंक स्टेक लेंगे इसमें। आईआरडीसीएल क्या है, सिमिलर लाइन पर है, उसका काम क्या है, रिजोल्यूशन करना। जो विवाद होते हैं विवादों का समाधान करना, रिजोल्यूशन करना कहलाता है। और एनआरसीएल क्या करेगा, वो एसेट जो हैं, जो बैड लोन है उनको एक्वायर करेगा लीड बैंक को ऑफर देके। एनआरसीएल में 9 डायरेक्टर हैं और मिस्टर नटराजन सुंदर अपॉइंट किए गए एनडीएम सीईओ। निम्न में से आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार, आरबीआई की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइन है उनके अनुसार निम्न में से कौन सी कमेटी होनी चाहिए जरूरी कमेटी अंडर द बोर्ड? हर बैंक में, बैंक की बात हो रही है। ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द बोर्ड, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, तीनों चाहिए। तीनों कमेटी होनी चाहिए, बोर्ड को रिपोर्ट करेंगी ये ऑल 3 कमेटीज। ऑडिट और जो नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी है इसमें केवल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या था, जो बैंक में काम नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है उसमें भी प्रायोरिटी उन्हीं को देनी है जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि जो डे टू डे काम कर रहे होते हैं उनका कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आते हैं। ये तीनों कमेटी होनी चाहिए बोर्ड के अंदर। निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल है एस्केलेशन ऑफ द कमिटमेंट? कमिटमेंट का बढ़ जाना, काफी एक्साइटमेंट जो बिल्ड हो रहा है कोई नए प्रोडक्ट के ऑफरिंग में, तो जो एम्प्लॉय है, एक कंपनी माना एबीसी लिमिटेड है, एम्प्लॉय का बहुत कमिटमेंट हो जाना, बढ़ जाना सक्सेस के लिए उस प्रोडक्ट के। सेकंड है यहाँ पे XYZ कोई कंपनी है और वो किसी कंपनी का, किसी दूसरी कंपनी का एक्विजिशन करने का प्लान कर रही है। ड्यू डिलीजेंस में निकल के आता है कि ये एक अनप्रॉफिटेबल वेंचर होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो XYZ कंपनी कंटिन्यू करती है एक्विजिशन को। समझ रहे हो? कमिटमेंट, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट हो रहा है। सानवी कंप्यूटर खरीदना आती है और वो एक पीसी खरीदती है एप्पल खरीदने की बजाय, क्योंकि वो एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं खरीदना चाहती है। तो इसमें देखिए कोई कमिटमेंट नहीं था यहाँ पे कमिटमेंट जरूर बढ़ा था। यहाँ पर भी कमिटमेंट है एम्प्लॉय का, लेकिन किसी प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए। एस्केलेशन हुआ है क्या कमिटमेंट का? मुझे अभी तक बी में एस्केलेशन दिख रहा है, अभी डी पे आते हैं। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय जो है एक कंपनी है PQR लिमिटेड में, वो रजिस्ट करते हैं चेंज को, जबकि वो बेटरमेंट के लिए है। इसके लिए भी कोई ऐसा कमिटमेंट का एस्केलेशन नहीं दिख रहा है, तो सही आंसर यहाँ पे बी होगा। मतलब एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट का एग्जांपल बोलूँ तो, एक बार मैंने हाँ कह दी तो मैं फिर खुद की भी नहीं सुनता। तो एक बार कंपनी ने सोच लिया एक्वायर करनी है, तो ड्यू डिलीजेंस बोलती भी है खराब है, तभी भी हम खरीदेंगे। ये एस्केलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट है। ड्यू टू कोविड बहुत सारे लोग जो है उनकी जॉब चली गई और बहुत सारी अपनी बेसिक नेसेसिटीज को मीटअप नहीं कर पा रहे थे। तो कौन सा इस टाइप की पॉवर्टी को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? मेडिकल पॉवर्टी है ये? नहीं। रिलेटिव पॉवर्टी है। रिलेटिव का मतलब क्या है? इसमें रिलेटिव पॉवर्टी तो मैं बोलूँगा मेरे पड़ोसी के पास BMW है, मेरे पास मारुति, तो मैं रिलेटिवली पुअर फील कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब एकदम गरीबी से मरे ही जा रहे हैं, वैसा भी नहीं कह सकते। सिचुएशनल पॉवर्टी, हाँ सिचुएशन क्रिएट हुई क्योंकि कोविड के चलते। जनरेशनल पॉवर्टी भी नहीं है, क्योंकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन तो नहीं हुए थे, तो ये सिचुएशनल पॉवर्टी है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब एक्सट्रीम पुअर, कुछ भी नहीं है आदमी के पास, एकदम भिखारी नंगा गरीब है, एडजेक्ट पॉवर्टी है। रिलेटिव का एग्जांपल मैंने लिविंग स्टैंडर्ड को बताया। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है PM गति शक्ति स्कीम के बारे में? ये इंक्लूड करेगा सारी जितनी एग्जिस्टिंग और प्लान्ड इनिशिएटिव हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के एक सेंट्रल पोर्टल पे। इस स्कीम के तहत वेरियस जो डिपार्टमेंट हैं वो प्रायोरिटाइज कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट क्रॉस सेक्टोरल इंटरेक्शंस के थ्रू। जितनी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट हैं और प्राइवेट सेक्टर, वो सब मिलके अब जो विजुअलाइज कर पाएंगे, रिव्यू कर पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे जो क्रॉस सेक्शनल प्रोजेक्ट हैं
क्रॉस सेक्टोरल प्रोजेक्ट्स हैं GIS के थ्रू। देखिए प्राइवेट डिपार्टमेंट कहाँ ही प्राइवेट सेक्टर कहाँ मिनिस्ट्री के साथ में करेगा, ये ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा दो। 1 और 2 दोनों सही हैं। PM गति शक्ति क्या है, इसके 6 पिलर हैं, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल, डायनेमिक। प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं होगा, जैसा मैं बोल रहा था। प्राइवेट सेक्टर को कैसे इंक्लूड करोगे इसमें आप। निम्न में से कौन सा चैलेंज हो सकता है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या, जो यंग पॉपुलेशन है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इंडिया का एग्जांपल लेके सोचते रहो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो है इंडिया में। लेस जॉब अपॉर्चुनिटी की पॉपुलेशन, हाँ लेस जॉब अपॉर्चुनिटी है, लोग ज्यादा, जॉब कम है। लेस मार्केट ओरिएंटेड स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज, ये बात भी सही है। तो हम तीनों स्टेटमेंट को सही मान लेते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड का ये डाउन साइड्स हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब होता है पॉपुलेशन का वो पार्ट जो वर्किंग एज ग्रुप में है, जैसे कि 15 से 64 साल। 60 साल नहीं है सरकार की रिटायरमेंट एज, मतलब मैंने पूछा था एक क्वेश्चन एक बार, 64 ईयर्स है। तो इसमें ये सब चैलेंजेस होते हैं ड्यू टू द डेमोग्राफिक डिविडेंड। निम्न में से कौन सा मेजर ऑब्जेक्टिव है समग्र शिक्षा अभियान का। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द अबव, या फिर एक छांटना है आपको। तो वोकलाइजेशन ऑफ द स्कूल एजुकेशन, इंक्रीजिंग रेशियो टू ऑफ पीपल टू टीचर्स, इंक्रीजिंग गुड क्वालिटी मिड डे मील। ये तो नहीं होना चाहिए। मिड डे मील एक समग्र शिक्षा अभियान का काम तो मेजर मिड डे मील तो नहीं होगा। इंक्रीजिंग कॉलेज एडमिशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये भी बहुत नैरो ऑब्जेक्टिव है। तो अब अगर मेरे को नहीं भी आता है, मैं इन दोनों में से एक चूज करूंगा। 50% चांसेस रहेंगे ना ठीक होने के लिए। करेक्ट आंसर है वोकलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। 2018 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, लार्जेस्ट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन एजुकेशन। स्कूल क्योंकि बहुत इस बीच बंद हो गए थे। अभी जो बजट है करंट फाइनेंशियल ईयर में 37,000 करोड़ का कर दिया गया है। और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, यूनिवर्सल एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, प्रमोटिंग वोकलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट TEIs, राइट टू द चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन का जो एजेंडा है उसको सपोर्ट करता है। इसमें जो 3 स्कीमें, सर्व शिक्षा अभियान सरकार की जो पहले थी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर्स एजुकेशन को मर्ज कर दिया गया है। RBI ने लॉन्च किया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 जो है। इस स्कीम के अंदर कौन से जो नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक हैं वो इंक्लूडेड होंगे, उनका डिपॉजिट कितने से ऊपर होगा। इसका सही आंसर है 50 करोड़। तो इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, ऑल इंडिया कमर्शियल बैंक, पब्लिक प्राइवेट फॉरेन बैंक, तो होने ही है, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी हैं, और नॉन शेड्यूल्ड, देखिए शेड्यूल्ड तो सारे आ गए इसमें अर्बन कोऑपरेटिव, नॉन शेड्यूल्ड जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ से ऊपर हो वही काउंट होंगे। ऑल डिपॉजिट टेकिंग NBFCs भी होंगे, जगह डिपॉजिट टेकिंग को ज्यादा जरूरत है कि उस पर ओम्बड्समैन स्कीम लागू की जाए। और जितनी भी NBFC हैं जिनका कस्टमर इंटरफेस है और जिनका एसेट साइज 100 करोड़ से ज्यादा है, एक्सक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, तो इस टाइप की NBFCs भी ओम्बड्समैन स्कीम में आएंगी। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में करेक्ट है। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो फ्री कवरेज प्रोवाइड करती है 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के लिए। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि फैमिली साइज, एज और जेंडर के हिसाब से। और बेनिफिट जो होते हैं वो केवल पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। तो इसमें कोई सेकंड ही केवल ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है फैमिली साइज का या जेंडर का। 2018 में लॉन्च की गई थी। 5 लाख पर फैमिली का है पर ईयर, एंड इवन एम्पेनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल। तो उसमें क्या लिखा था क्वेश्चन में हमने कि केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ऐसा नहीं है, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं ऑल ओवर द इंडिया। पहले ये जो PMJ स्कीम है ये जानते थे इसको हम नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के रूप में, और उस समय इसमें जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना होता था वो भी इसमें मर्ज हो गया। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है फैमिली साइज, एज और जेंडर का। अभी 2022 जून में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है उसने PMJ के अंदर जो है न्यूली रिमम्ड एक डायनेमिक पब्लिक डैशबोर्ड लगाया है जिसमें पूरा स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है वो देखा जा सकता है। बैंकिंग सिस्टम एक सेंसिटिव सेक्टर है जिसमें फ्रॉड होते हैं, आपको मालूम है, मैंने एक वीडियो बनाया था ना 5 फ्रॉड पे, तो उसमें फ्रॉड होते हैं और बहुत सारा मिसमैच होता है, कैश का फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं,
तो कैश ट्रांजैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा लीडरशिप स्टाइल सबसे बढ़िया काम करेगा कैश डिपार्टमेंट में काम करने के लिए? ऑटोक्रेटिक, मतलब समझ रहे हो, ऊपर वाले ने कह दिया तो वही सुना जाएगा। ब्यूरोक्रेटिक, जिसमें प्रोसीजर्स होते हैं, पेपरबाजी बहुत होती है। डेमोक्रेटिक, जिसकी जो इच्छा है उसके हिसाब से बोला जाएगा, मेजोरिटी वाला चीज काम करेगा। लेजर फेयर में तो मतलब काफी फ्रीडम दी जाती है, इंडिपेंडेंट है लीडर। कैरिज्मेटिक, लीडर का बहुत बड़ा कैरिज्मा है। क्या कैरिज्मा चाहिए कैश मैनेज करने के लिए? और इंडिपेंडेंट छोड़ देंगे, हर आदमी अपने तरीके से मैनेज करेगा कैश, तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। डेमोक्रेटिक, मेजोरिटी डिसाइड करेगी कि आज कैश कैसे लॉक किया जाए। ब्यूरोक्रेटिक, सिस्टम एंड प्रोसेस बना दिए, वही फॉलो करने हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं वो चाहिए यहाँ पे। अगर कैश मैनेजमेंट करना है, डबल लॉक सिस्टम बनाया है तो डबल लॉक ही होगा। अगर कैश को टाइमली बंद करना है तो टाइमली बंद करना है। ब्रांच में लेट रात तक कैश खोल के बैठे हो बैंक में, कोई आके टाका डाल देगा। तो फॉलोइंग रूल्स एंड पॉलिसी, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक लगे, वही करना है, तो यहाँ पे वो चीज़ अच्छा काम करेगी। निम्न में से कौन सा जो मनी सप्लाई का, जो एग्रीगेट मनी सप्लाई का रिसोर्स है वो कहलाता है? उसका सही आंसर है M3 को हम एग्रीगेट मनी सप्लाई बोलते हैं। M1 तो आपका डिमांड डिपॉजिट बैंक के साथ है, और कोई अदर है तो RBI के साथ है। ये M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, ये इसको ऐसे होना चाहिए था। ये M2 हो जाता है, और M1 में जब टाइम डिपॉजिट मिला देते हैं बैंकिंग सिस्टम के साथ तो वो M3 हो जाता है, और उसी को हम ब्रॉड मनी बोलते हैं, एग्रीगेट मनी बोलते हैं। एक्सट्रीम बी की क्लासेस अब हम पुणे में करने वाले हैं, तो अगर पुणे वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो एग्जाम बी की उन फैकल्टी मेंबर्स को जिन्होंने RBI का एग्जाम निकाला है, RBI में काम किया है, सिडबी में काम किया है, कॉमर्शियल बैंक्स में काम किया है, नेशनल हाउसिंग बैंक में काम किया है, बहुत सीनियर लेवल पे, तो उनसे आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज, एग्जाम स्ट्रेटजीज। बहुत पॉपुलर टीचर हैं वहाँ पे, सुशील सर, डॉक्टर शर्मा, प्राची मैम, आप डिटेल चेक कर लीजिएगा। बैठ के हम प्रैक्टिस कराते हैं। ये एक्सपीरियंस आपकी तैयारी में जो नींव का पत्थर साबित होगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। किसी दूसरे शहर में भी आप कराना चाहते हैं तो आपको हमको लिख सकते हैं, हम अगला के बाद किसी और शहर में करेंगे। तो XYZ बैंक जो एक डेटा मेंटेन करता है, रिकवरी सेंटर मेंटेन करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के अंतर्गत किस टाइप का रिस्क इसमें कवर करने की कोशिश कर रहा है बैंक। तो ये भी मेरे हिसाब से सिंपल है कि क्रेडिट रिस्क, हमेशा याद रखिए कुछ वर्ड, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, जहाँ पे पेमेंट डिफॉल्ट हो सकता है। मार्केट रिस्क, प्राइस कम ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि मार्केट में प्राइस घटते या बढ़ते रहते हैं, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करें, चाहे हम इंटरेस्ट रेट की वजह से डोमेस्टिक मार्केट की बात करें। ऑपरेशनल रिस्क होता है रिस्क बिकॉज ऑफ द पीपल, प्रोसेस एंड सिस्टम। ये ऑपरेशनल रिस्क की ही बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अगर किसी वजह से सिस्टम फेलियर हो गया, कंप्यूटर आपका उड़ गया, तो भाई बैकअप रहेगा ना, ऑपरेशनल रिस्क कम हो रहा है। सिस्टेमिक और सिस्टमेटिक रिस्क आप गूगल करो, गूगल करके नीचे कमेंट में लिखो, खुद भी कुछ करोगे ना तो आपको लर्निंग ज्यादा याद रहेगी। मैंने कई बार डिस्कस किया है सिस्टमेटिक रिस्क एंड सिस्टेमिक रिस्क, और आपको आना चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं आता तो प्लीज गूगल करो। इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग जो है कौन सी लिस्ट से आती है? इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, आपको मालूम है, स्टेट गवर्नमेंट भी करता है। भाई स्टेट गवर्नमेंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं, उनके डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी होते हैं, उनके बहुत सारे खर्चे भी हैं, जिसके लिए उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग करना जरूरी है। डेवलपमेंट केवल सेंटर का एजेंडा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है। ये तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। आपको मेजर एग्जाम्पल पता होना चाहिए, जैसे यूनियन लिस्ट क्या है, जो प्योर यूनियन गवर्नमेंट के पास, जैसे कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है कि कौन से कंट्री के साथ इंडिया का क्या डिप्लोमेटिक डिस्कशन चल रहे हैं। लेकिन कुछ स्टेट लिस्ट होती हैं, जैसे कि पुलिस, अब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, हर स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस इंडिपेंडेंटली भी है। कॉन्करेंट लिस्ट है, जैसे कि इकोनॉमिक प्लानिंग सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है। एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है। डिस्ट्रिक्ट लिस्ट कुछ नहीं होती है, ऐसे बना दिया ऑप्शन। वो टैक्स जिसमें पूरे जो स्पॉट कन्वर्सेशंस हैं, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर है टोबिन टैक्स। और एक्चुअली क्या हो रहा था कि बहुत लोग आर्बिट्रेज का फायदा उठाने के लिए, पहले इसको फायदा उठाने के लिए कोशिश करते थे, तो सरकार ने उस पर एक टैक्स लगा दिया। और टोबिन टैक्स जो है वो इकोनॉमिस्ट थे जेम्स टोबिन, उन्होंने जो है प्रपोज किया था, उनको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला था। टैक्स ऑन ऑल स्पॉट कन्वर्जेंस ऑफ वन करेंसी टू अदर करेंसी। बेसिकली इसमें ऐड है कि शॉर्ट टर्म में जो लोग कन्वर्ट करते रहते हैं, राउंड ट्रिपिंग करते हैं, एक को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, दूसरे को तीसरे में कन्वर्ट करते हैं, उसको पेनलाइज करना, उसको डिस्करेज करना।
IMF जो है असाइन करता है मेंबर कोटा बेस्ड ऑन द वेटेज एवरेज ऑफ द 4 इकोनॉमिक इंडिकेटर। वो 4 इकोनॉमिक इंडिकेटर में से कौन सा नहीं है जिसमें जो मेंबर कोटा असाइन करने में IMF काउंट करता है। तो पॉपुलेशन, GDP, ओपननेस, इंटरनेशनल रिजर्व और इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी। ये तो इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली इसका सही आंसर है पॉपुलेशन, क्योंकि जो GDP है उसका वेटेज है मेंबर कोटा डिसाइड करने में, ओपननेस है, इंटरनेशनल सर्विसेज रिजर्व्स हैं और इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी है। पॉपुलेशन क्या था कि बार बहुत गरीब देश है, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको ज्यादा मेंबर कोटा नहीं दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? जिसका GDP ज्यादा है, वेटेज ज्यादा है उसका। ओपननेस है, वो कंट्री ने बॉर्डर ओपन किए दूसरे देशों के साथ। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी है, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। एक ही चीज की अगर एक्टिविटी है पूरी इकोनॉमी में तो पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट हो जाएगा। और आपके पास जो रिजर्व्स हैं उसका वेटेज है 5%। इसमें जो GDP है वो कैसे मेजर किया था? जब हम GDP की वेटेज की बात करते हैं, यहाँ पे ब्लेंड ऑफ मार्केट एक्सचेंज रेट 60% वेटेज उसका है और 40% जो है वेटेज होता है GDP जो आता है आपका PPP टर्म्स में। निम्न में से कौन सा लिक्विडिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा मार्केट में? CRR, SLR अगर आप बढ़ाओगे तो ज्यादा पैसा कहाँ आ जाएगा? RBI के पास आ जाएगा। तो लिक्विडिटी तो मार्केट में कम हो जाएगी, ये तो हो ही नहीं सकता। बेस रेट अगर मेजर बैंक्स के कम हो जाएं, अगर बेस रेट कम हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट कम होने में लिक्विडिटी बढ़ती है मार्केट में और इसका सेम इम्पैक्ट जो है रेपो रेट कम कर रहा है RBI, तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लिक्विडिटी बढ़ती है। किस अमाउंट के ऊपर का जो लोन अगर है क्रिलिक में रिपोर्ट करना होता है बैंकों को? क्रिलिक है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। तो लार्ज क्रेडिट क्या डिफाइंड है? उससे ऊपर का अगर कोई भी लोन दे रहा है बैंक, उसको क्रिलिक में रिपोर्ट बस करना है। वो अमाउंट है 5 करोड़। 5 करोड़ से ऊपर का कोई भी आप लोन दोगे तो एक सेंट्रल डिपॉजिट का रिपोजिटरी बना रहा है RBI, जिसमें एक इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो सपोज कोई ऐसा होता है बहुत बार सेम कंपनी दूसरी जगह लोन ले पहुंच जाती है, वो क्लिक में देख लेते हैं इसको तो पहले से लोन है, या जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनकी डिटेल चेक कर लेते हैं, भाई इनने तो वहां से भी लोन लिया है। तो क्लिक उसके लिए हेल्पफुल होता है। एक डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए 5 करोड़ से ऊपर के कोई भी लोन। वो मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताना है जो ऐप कई लोगों ने डाउनलोड भी किया होगा, जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को अपना बैंक नोट, इंडियन बैंक नोट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। 5 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, आपको उसका नाम बताना है, कमेंट में लिखना है। मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको याद रहेगा, गलत भी बोलोगे ना तब भी आपको याद जुड़ेगा अगली बार जब आप सही आंसर करोगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप पार्टिसिपेट तो करो, देखते हैं चलो कितने लोग करेंगे। याद रखिए सक्सेसफुल लोग जो है वो गिफ्टेड नहीं है, वो दूसरों से ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तब जाके उन्हें सक्सेस मिलती है। को और कोई प्रश्न हो तो आप हमको पूछ सकते हैं 9205524028 पे। आप हार्ड वर्क करते रहिए, सक्सेस जरूर मिलेगी। बेस्ट विशेस।